हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड इस वीडियो सीरीज़ का, जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी एक्सपेक्टेड जीएस एमसीक्यूज़। अब ये जो एमसीक्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी का आईएएस का प्री आने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर सीडीएस की बात करें, ये भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पंजाब पीपीएस की एक बॉडी है, उस वो भी एक दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है आने वाले टाइम पे, जैसे कि नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम हो गया, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें भी ये आपके लिए यूज़फुल होंगे अगर आप पंजाब से हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 2 है, तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और 20 तक चलेंगे। ऐसे ही हर वीडियो में 10 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे विद द फुल डिटेल। तो चलो शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहा है द रेड टाइडल रिसेंटली इन द न्यूज़ रेफर्स टू, कि जो रेड टाइड है वो किससे रिलेट करता है, अभी न्यूज़ में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जी ओशन एसिडिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 2 है हार्मफुल एल्गी ब्लूम, ऑप्शन नंबर 3 है जी डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, एंड ऑप्शन नंबर 4 है रैपिड इंक्रीज इन एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास हार्मफुल एल्गी ब्लूम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एल्गी ब्लूम कैन बी फाउंड, अभी कहाँ हम लोगों को मिलती है, आइदर इन मैराइन एनवायरनमेंट और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। या तो हम लोगों को ये समुद्री जो पानी मैराइन का उस वहाँ पर मिलेगा, और सेकंड हम लोगों को फ्रेश वाटर में मिलेगा। इट मीन्स ये वाटर में मिलने वाली एक ब्लूम, एल्गी ब्लूम है जी, ठीक है। अब द फिनोमिना कैन बी इजीली रिकोगनाइज, अब ये जो फिनोमिना है इजीली रिकोगनाइज हो सकता है, आप देख के बता सकते हो कि इसमें एल्गी ब्लूम है कि नहीं है। हाँ, बता दूं कैसे। ये हम लोगों को वाटर के सरफेस पे दिखता है। अब ये कैसा दिखता है, आपको पहले ये पिक्चर दिखा दूं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो, ये आपने देखा होगा नॉर्मली, जब भी आप वाटर देखते हो तो उसके ऊपर ऐसा ग्रीन सा कुछ दिख सकता है नॉर्मली जो आप वाटर देखते हो। और अगर ऐसा होगा तो उसकी जो बायोडाइवर्सिटी होगी उस वाटर की, वो सारी की सारी खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये एक इसका इंपैक्ट है, बैड इंपैक्ट आई कैन से दैट। और कुछ देख लेते हैं। यूजली इसके होने का रीज़न क्या है, इसके होने का रीज़न है अक्कर ड्यू टू द न्यूट्रिएंट। जब भी किसी एक्वेटिक सिस्टम में, मतलब किसी पानी की वाटर बॉडी में, किसी वाटर बॉडी में अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो देखो ये ना, ये सो ये न्यूट्रिएंट का नाम है, ये भी आप याद रखना। नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आता है एग्जाम में कि कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट है वो रिच हो जाएगा वाटर। न्यूट्रिएंट पुअर होगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा, तो याद रखना ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर की ही एक प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। दीज न्यूट्रिएंट आर यूजली इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब ये आते कहाँ से हैं, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट है ज़्यादा हो गए वाटर में, न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे। एक तो होता है कि जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है, हमें पता है हम लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। और जब भी बारिश हो जाए, ओवर उसमें वाटर हो जाए, तो हम लोग उसको फ्लो कर देते हैं किसी छोटे से पाउंड में, लेक में, या वगैरह वगैरह रिवर में पहुंच जाते हैं। उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। सीवेज हो गया हमारा जी। उसके बाद है कुछ और भी कारण होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एल्गी इज अ टर्म दैट, ये जो एल्गी टर्म है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बोथ। अब ये जो दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। हाउएवर एल्गी ब्लूम कैन ऑल्सो बी कॉज्ड नेचुरली, ये नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली जैसे मैंने बता दिया कि अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ रहा है वाटर में, और नॉर्मली जो ओशनिक करंट होते हैं वो भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा लेके आते हैं, तो नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग दोनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और होंगे क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई न्यूट्रिएंट, ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे। और वो न्यूट्रिएंट आएंगे कहाँ से, मैन भी उसको लेके आ सकता है जैसे मैंने बता दिया, और उसको नेचर भी लेके आ सकती है ओशन में से भी। और याद रखना, एल्गी ब्लूम इज नॉट अ पॉजिटिव कंसेप्ट, इट इज़ अ नेगेटिव कंसेप्ट। ये हमें नुकसान करता है, हमें मतलब इस वाटर बॉडी को जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स है जी। द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनलिस्टेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, की जो 8th शेड्यूल है हमारा, वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। देयर इज नो फिक्स्ड क्राइटेरिया टू इंक्लूड अ लैंग्वेज अमंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। यहाँ पर कहते हैं कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि हम लोग ये डिसाइड कर सके कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। थर्ड है जी, कश्मीरी एंड असमीज वर इंक्लूडेड among official language of India by the 71st Amendment 1992। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हमारी है जी, थर्ड है, ये गलत है, ठीक है। तो हमें ढूंढना क्या है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो सी इज इनकरेक्ट,
एंड बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। तो आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन थर्ड। चलो देखते हैं आगे, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज की। जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में आती है जी, और इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब उन लैंग्वेजेस की बात कर लें, असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली एंड डोगरी। एंड कुछ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 8th शेड्यूल लैंग्वेज, मीन्स हमारी ये कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सारे नाम याद रख लोगे तो अच्छी बात है। कुछ जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि उर्दू और नेपाली के बारे में, हमें लगता है कि शायद ये दोनों हमारी 8th शेड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, तो याद रखना दीज टू आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और इंग्लिश इसमें नहीं है। हाँ, तो 2 है वो इंपॉर्टेंट वाली याद रखना, और 1 नहीं है, वो कौन सी है जी, इंग्लिश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम पे हमारे पास टोटल 14 लैंग्वेज थी इनिशियली। कब की बात कर रहे हैं, 1950 की, जब हम लोगों ने इसको कमेंसमेंट करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 26 जैन की बात है ये। तो उसके बाद 21st अमेंडमेंट होती है 1967 में, जिसमें भी हम लोग सिंधी को एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज और 8th शेड्यूल में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 2nd अमेंडमेंट है रिलेटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, 71st अमेंडमेंट। अब इसमें हम लोगों ने जो ऐड करा था वो था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इसमें कहीं भी ये जो ऑप्शन थर्ड है हमारे पास कश्मीरी एंड असमीज़ नहीं है, तो इट मीन्स हमारी थर्ड ऑप्शन गलत है। एंड उसके बाद जो थर्ड अमेंडमेंट हुई थी इसमें वो थी 92nd अमेंडमेंट, ये हुई थी 2003-4 में, और जो कि इम्प्लीमेंट करी गई थी 4 में। इसमें टोटल 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथाली एंड संथाली। याद रखना बच्चों कि इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कि अमेंडमेंट नंबर में कौन कौन सी ऐड हुई थी। तो चलो इसके साथ ही अब हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज भी देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे पास एट प्रेजेंट 6 लैंग्वेजेस है जो क्लासिकल है, जैसे कि तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। तो ये टोटल 6 है, आपको इनके नाम याद होने चाहिए। दीज ऑल आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। एंड ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है ये सारी की सारी 8th शेड्यूल में भी आती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है CDS एंड IAS के एग्जाम में ये अक्सर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, थोड़ी डिटेल में लगा रहा हूँ, टाइम लगेगा हम लोगों को, विद डिटेल कर रहे हैं ताकि आपके लिए यूजफुल हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोविजन regarding the preventive detention is mentioned in the part 3 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात हो रही है वो पार्ट 3 में बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी, हमें फाइंड क्या करना है इसमें से करेक्ट कौन सी है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन आर नॉट कम्युनिकेटेड टू द डिटेन, जिसको डिटेन करने कहते हैं उसको बताना जरूरी नहीं कि तेरे को क्यों डिटेन किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज द एलियंस। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि ये जो डिटेंशन वाली प्रोटेक्शन है ये दोनों को मिलती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो इंडियन ना हो। तो एक तो याद रख लेना फंडामेंटल, चलो मैं आगे बताता हूँ इसको। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है, सेकंड सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं जी। ये जो पार्ट थर्ड है ये हमारे पास फंडामेंटल राइट आते हैं, इसमें पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट आते हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ये जो आर्टिकल 22 है ये ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शन टू द पर्सन, उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है और जिसको डिटेन किया जा रहा है। अब डिटेंशन होती है दो तरह की, एक तो होती है प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरी होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन में जिसको पनिशमेंट मिलनी होती है, मतलब मान लो किसी ने ऑफेंस कर दिया है, जैसे जो क्राइम करने के बाद जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और जिसको क्राइम होने से रोकने के लिए, मीन ये प्रिवेंटिव मेजर है, अभी क्राइम नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल जो 22 है 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट हैं जी। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केस ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, हाँ जो ऑर्डिनरी लॉ है, और जो सेकंड है वो डील करता है विद द प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बात करता है जी ऑर्डिनरी लॉ जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन है, और सेकंड वाला पार्ट बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि अंडर आती है प्रिवेंटिव
डिटेंशन लॉ के अंडर आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने रूल कराया अभी मीन्स उसका कोई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की उनकी कोई, दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कैन बी ओनली पास। अब ये ना आम ही हो गया था कि किसी को पकड़ के अंदर डाल दो कि खतरा है, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई ज़्यादा पब्लिक ऑर्डर, बड़े पब्लिक ऑर्डर की समस्या आ रही है, उसी केस में इसको डिटेन किया जाएगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप डिटेन नहीं कर सकते किसी भी इंडिविजुअल को इतनी जल्दी। उसके बाद है जी प्रिवेंटिव डिटेंशन मस्ट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, ये भी चेक किया जाएगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी चेक किया जाएगा, एंड इसको रीड करते हैं आर्टिकल 22 में। तो याद रखना जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसको जब भी जज किया जाएगा कि इसको सही से डिटेन किया गया कि नहीं किया गया, वो आर्टिकल 21 को भी देखेगा और आर्टिकल 22 को भी देखेगा। ये इंपॉर्टेंट है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14। विद रेफरेंस टू द क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100, ये CST 100 है कुछ, इसके बारे में देखते हैं जी क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ एन अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS के लिए एक जो फ्लाइट जा रही है उसी का पार्ट है। सेकंड है, द मिशन इज़ पार्ट ऑफ नासा, तो ये नासा का जो क्रू प्रोग्राम है उसका पार्ट है। तो हमें दोनों की दोनों देखनी है कि सही है गलत है, तो दीज टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये दोनों की दोनों सही है। आंसर हमारा होता है C ऑप्शन, तो याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बात करता है, हमें ढूंढना क्या है जी करेक्ट इसमें क्या है, दोनों में सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कोप ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, की जो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट से कम है। मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर ज़्यादा है गवर्नर से, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बात करती है। सेकंड कहती है कि बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन इन द केस ऑफ डेथ सेंटेंस, की दोनों के पास ये पावर होती है कि अगर डेथ सेंटेंस की बात होगी तो दोनों ही उसको माफ़ कर सकते हैं। अगर इसकी बात करूं तो ये जो पावर है डेथ सेंटेंस वाली वो खाली प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। तो हमारा ऑप्शन आंसर है जी A ऑप्शन। चलो डिटेल कर लेते हैं थोड़ी सी। जो आर्टिकल 72 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है ग्रांट करने का जी पार्डन, रेमिट, कम्यूट, और कुछ भी जैसे कोई बंदे को क्राइम कर दिया उसको सजा हो गई है तो वो पार्डन कर सकता है, इवन डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है। तो ये जो माफ़ी देने की पावर है वो प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 में है, एंड गवर्नर के पास जो सेम पावर है वो आर्टिकल 161 में आती है। तो रिमेंबर बोथ द आर्टिकल्स रिलेटेड टू द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। अब गवर्नर भी इसी तरह की कुछ पार्डनिंग पावर दे सकता है, जैसे कि वो पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिशन कर सकता है। इनको जो मीनिंग है वो पॉलिटी के लेक्चर में डिटेल से मिलते हैं, वहाँ पर आप देख लेना। अब उसके बाद है द प्रेसिडेंट। अब देखो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है गवर्नर से, क्योंकि प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। बाकी सारी की सारी उसके पास पावर होती है बाकी केसेस में जो कि स्टेट से रिलेटेड होते हैं, जितने भी इशूज से रिलेटेड होती है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये बात करता है जी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। कहता है कि इसके रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट है वो बताओ उसमें से सही है कि गलत है कौन सी स्टेटमेंट। तो रीड कर लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट को। इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग न्यू पॉलिसी। हाँ, ये जो डिसीजन बना सकता है कोई न्यू पॉलिसी हो, कैपिटल एक्विजिशन करनी हो उसके लिए, खास करके इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए एंड एयरफोर्स के लिए, तीनों के लिए कहते हैं कि हम लोगों को जब भी होगा ये करेगा अपना काम। सेकंड स्टेटमेंट है, इट ऑल्सो मेक डिसीजन फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, कि यही जो बॉडी है DSC ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी डिसीजन लेती है। तो मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। थर्ड स्टेटमेंट है जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो इस DEAC के चेयरमैन होते हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है। तो हाँ जी ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं भाई। तो DAC हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि डिसाइड करती है न्यू पॉलिसी से रिलेटेड, कैपिटल एक्विजिशन से रिलेटेड। किन के लिए जी? फॉर द 3 सर्विसेज, जैसे कि आर्मी होगी हमारी नेवी होगी, हमारी एयरफोर्स होगी एंड प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड। तो दोनों स्टेटमेंट पहली वैल्यू यहाँ से जस्टिफाई हो रही हैं। सेकंड देखते हैं जी द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हाँ जी, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये जो DAC है ये कब बनी है? इट वॉज फॉर्म्ड इन 2001, तो ये 2001 में इसको बनाया गया था, और क्योंकि कारगिल वॉर हुई थी उसके बाद लगा कि इसकी ज़रूरत है।
और इसकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो दी गई थी ऑन द रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो याद रखना ये बनी कब थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल रिक्वायर्स ऑल लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इन द इंडिया, टू हैव एटलीस्ट 25% ऑफ देयर इक्विटी शेयर हेल्ड विद द पब्लिक। ये कहते हैं ज़रूरी है जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है इंडिया में उसको 25% कम से कम पब्लिक के लिए अपनी इक्विटी छोड़नी पड़ेगी। ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल बताता है, ये रूल है जी, ये यही बोलता है कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, पब्लिक शेयर होल्डर इन एमपीएस कैन बी इंडिविजुअल। अब ये जो शेयर होल्डर हो सकते हैं पब्लिक वगैरह वाले, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब स्टेटमेंट हम लोग को करेक्ट देखनी है और दोनों ही ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ी सी डिटेल कर रहे हैं इसके बारे में। एमपीएस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसको फ्री फ्लोट भी बोलते हैं, और वही बात है कि ये जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको यही बताता है ये रूल कि कम से कम आपको भाई 25% जो पब्लिक है उसके लिए छोड़नी ही छोड़नी है अपने जो इक्विटीज़ है वो वाली। पब्लिक शेयर होल्डर्स कुड बी इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, एंड दे नॉर्मली बाय शेयर्स थ्रू। अब ये जो शेयर बाय करते हैं पब्लिक ऑफर से करते हैं और सेकेंडरी मार्केट दोनों से ही कर सकते हैं। इसका काम क्या है, इसको इसीलिए किया गया इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एमपीएस को। द एवरेज प्रमोटर होल्डिंग इन इंडिया इज़ अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है जो होल्डिंग है हमारी पब्लिक वाली, तो इसको भी याद रख लेना, ऐसी भी स्टेटमेंट एग्जाम में बन जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बात करता है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में। कैन बी डिस्क्राइब एज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, हम उसको कैसी बॉडी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जी स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी, ऑप्शन नंबर थर्ड है क्वासी जुडिशरी बॉडी। तो जो मेरा आंसर है वो है डी, हम इसको फर्स्ट भी बोलते हैं, सेकंड भी बोलते हैं, थर्ड भी बोलते हैं, तीनों की तीनों हम लोग इसको बोलते हैं। अब बात होती है कि ये होता क्या है जी क्वासी लेजिस्लेटिव वगैरह वगैरह, चलो देखते हैं जी। क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब लेजिस्लेशन मतलब रूल बनाने वाली बॉडी, तो ऐसी बॉडी जिसके पास रूल बनाने की भी पावर हो, उसको रेगुलेट कर रूल एंड रेगुलेशन को बनाने की पावर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी। जो सेबी है उसके पास है पावर की वो रूल बना सकती है, पहली बात। दूसरी स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ ये अलग से है कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है, इसको वैसे हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ये पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट बनता है उसके अंडर आती है। तो मीन्स अगर कोई बॉडी किसी एक्ट के अंडर बनी हो तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी, सिंपल ही है ये। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज जो इंडिया में है उसकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी एक एक्ट से बनी होगी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये भी एक एक्ट से बना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अभी ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन चुकी है कमीशन फॉर बैकवर्ड वाली जो है, ठीक है। नेशनल लॉ कमीशन, तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडलेस कमीशन, तो ये सारी की सारी स्टैट्यूटरी बॉडी, आप इसको याद रख सकते हो। हाँ कमेंट बॉक्स में बताना कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड है, बैकवर्ड क्लास है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और ये कब से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी है। ऑब्वियसली ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, तो आपको बताना कब से बनी है और कौन से आर्टिकल में आती है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद है हमारे पास क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है वही बात जिसके पास थोड़ी सी जजमेंट और कोर्ट से रिलेटेड भी पावर होती है, पावर विद कोर्ट लॉ, हाँ जो अपने कुछ डिसीजन या ऑर्डर दे सकती है उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशरी बॉडी। तो ये भी है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एग्जांपल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी इसकी एग्जांपल है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये भी इसकी एग्जांपल है। लोक अदालत,
तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो प्लीज़ रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। एग्जामिनर सम टाइम क्या करता है, आपको एग्जाम्पल ही देता है और पूछ लेता है कि ये कौन सी बॉडी है। उसके बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कौन सी बॉडी होती है? सिंपल बात है, ऐसी बॉडी जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया हो और उससे कोई ना कोई आर्टिकल जैसे रिलेट करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में बताया गया होगा कि हाँ जी ये एक बॉडी होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन की बात होगी, यूपीएससी की बात होगी, इलेक्शन कमीशन की बात होगी, कैग की बात होगी, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज होगी, और भी सारी। ठीक है जी, ये सारी की सारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। क्वेश्चन नंबर 19, उमलिंग ला कनेक्ट्स। ये जो उमलिंग ला है ये एक रोड बना है अभी, विच ऑफ द टू एरियाज, किन दो एरियाज को ये कनेक्ट करता है वो बताना है हम लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन है जी स्पीति वैली टू परवाती वैली, सेकंड है जी चिसुलमे एंड डेमचोक इन लद्दाख, ले एंड लाहौल एंड कश्मीर वैली एंड पीर पंजाब रेंज। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं जी इसकी। जो हमारी BRO है, जिसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अभी अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया जी एट उमलिंग ला पास। तो याद रखना, ये जो उमलिंग ला पास है, एक तो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, ऑप्शन बी वाली को, एंड ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, और ये हम लोगों को ईस्टर्न लद्दाख में मिलता है। और थोड़ा सा इसका मैप देख लेते हैं। ये जो ईस्टर्न लद्दाख है, यहाँ पर हम लोगों को ये मिलेगा जी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू द स्विंगोइज सॉफ्ट शेल टर्टल। तो टर्टल की बात हो रही है भाई, टर्टल के बारे में देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है, और फिर देखेंगे इसका आंसर क्या है। इट हैज़ अ ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस इन वियतनाम। ये जो टर्टल की बात हो रही है, वियतनाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, ढूंढने में करेक्ट ही है जी। सेकंड है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सी फ्लोर बायोस्फीयर। ये जो सी फ्लोर बायोस्फीयर है, इसको मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट्स IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये जो IUCN की लिस्ट है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है। तो तीन स्टेटमेंट है अप्रॉक्सीमेटली, अगर बात करें हम लोग, दो तीनों के तीनों सही है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इसके बारे में देख लेते हैं जी। द नेचुरल हैबिटेट फॉर दीज टर्टल। अब ये जो टर्टल्स है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो वेटलैंड एंड लार्ज लेक है। तो नॉर्मली हम लोगों को ये लार्ज लेक और वेटलैंड में दिखेगा, जो कि वियतनाम में हम लोगों को मिलती है। और नॉर्मली ये नेटिव कहाँ का है जी, चाइना एंड इंडिया, सॉरी चाइना एंड वियतनाम का नेटिव है। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोल देगा कि ये इंडिया का नेटिव है, तो इंडिया का नेटिव नहीं है ये वाला टर्टल। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है, जो आज की वीडियो है, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इट मीन्स आपने सारी वीडियो देखी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।